हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो आज है हमारी सीटेट एसएसटी की 5th क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का 5th चैप्टर जो है हिस्ट्री का। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जनपदों के बारे में, महाजनपद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए यहाँ पर स्टार्टिंग होती है चुनाव के दिन से। तो यहाँ बात करें, चुनाव का दिन है। शंकरन जो था वो उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी जो हैं वो वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, यानी उसके जो नाना नानी थे वो चाहते थे कि वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंच जाएं। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नानी जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो उसके जो नाना जी थे उन्होंने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम जो हैं अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो कुछ लोग शासक कैसे बने, अब हम ये जानेंगे कि कुछ लोग जो थे वो शासक कैसे बने थे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। तो अगर हम बात करें तो लगभग अगर हम देखें तो 50 वर्षों से, यानी यहाँ पर बात हो रही है 50 वर्षों की, तो 50 वर्षों से जो है हम शासकों का चुनाव किसके जरिए करते हैं, मतदान के जरिए करते हैं। ये तो बात हो गई अभी की, लेकिन बहुत पहले लोग जो शासक कैसे बनते थे ये देखना है। तो कई साल, जब बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पर क्या होता था, शासक बनते थे। तो ये शासक कैसे बनते थे ये देखना है। तो करीब 3000 साल पहले कुछ लोग क्या किया करते थे, बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो 3000 साल पहले क्या होता था कि बड़े बड़े यज्ञों को जो लोग आयोजित करते थे उनको क्या राजा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती थी। और यहाँ पर बात करने वाले अश्वमेध यज्ञ की। एक ऐसा ही आयोजन था, यानी जो अश्वमेध यज्ञ जो था वो एक ऐसा ही आयोजन था, मतलब कि ये एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था और इसमें जो इस यज्ञ को आयोजित करता था वह राजा होता था। तो एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें क्या होता था, एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इसमें ऐसा होता था कि एक घोड़ा होता था, उसको राजा के जो कुछ देखरेख करने वाले लोग होते थे उनके नियंत्रण में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था, यानी उनकी देख रेख में तो स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ क्या होगा, अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मतलब अगर इस घोड़े को, ये जो घोड़ा स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया गया, इस घोड़े को किसी दूसरे जो राजा है अगर उसने रोक लिया तो उसे जो है, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है उससे क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई लड़नी पड़ती थी। तो अगर उसने रोक लिया तो उससे ये पता चलता है कि वो राजा जो ये अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब है कि यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, अगर घोड़े को जाने दिया इसका मतलब क्या है, जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है राजा वो ज़्यादा शक्तिशाली है उससे जिसने से जाने दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। क्या होता था, उसके बाद जो राजा हुआ करते थे उन सभी राजाओं को, जो जहाँ पे घोड़ा गया है और उन्होंने जाने दिया, उन सभी राजाओं को क्या किया जाता था, यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। और यह यज्ञ जो था विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। तो इसके लिए जो पुरोहित होते थे उनको किससे, उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, यानी कोई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा तो वो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो शक्तिशाली माना जा रहा है तो उसके लिए यज्ञ में जो भी आमंत्रित हुए हैं राजा वो सारे उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, यानी ये सभी जो आयोजन हो रहे हैं इन सभी में राजा जो होता था उसका मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, यानी जो राजा होता था या तो वो राज सिंहासन पर बैठता था या फिर बाघ की छाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था, यानी जो आसन होता था वो बाघ की खाल का होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता है। तो युद्ध क्षेत्र जो होता है उसमें राजा को जो सारथी होता है वही उसका सहचर होता है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता है।
ठीक है। तो राजा का जो सारथी होता है, यज्ञ के अवसर पर राजा की जो विजय है उनके बारे में बताता है और उनके जो गुण हैं उनके बारे में बताता है। राजा के जो सगे संबंधी होते हैं, खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते हैं। यानी जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है राजा, उसकी जो रानियां होती हैं और उसके जो पुत्र होते हैं वह भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते हैं। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, यज्ञ जो हो रहा है यानी यज्ञ की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसको देखना भर होता है। यानी जो सारे आमंत्रित राजा हैं उनका सिर्फ काम है यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना। राजा के ऊपर पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ कई अनुष्ठान करता है। यानी जो पुरोहित होते हैं, यानी जो ये यज्ञ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, राजा के ऊपर क्या करते हैं, पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान किया करते हैं। तथा वैश्य जैसे लोग उपहार लाते थे। और आपने यहाँ पर हम बात करें विश्व और वैश्य लोगों की, तो ये जो होते थे ये सामान्य लोग हुआ करते थे और ये क्या करते थे, ये राजा के लिए उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित क्या मानते थे, शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। यानी जो शूद्र होते थे वो क्या होते थे, उनको जो पूजा पाठ है या कोई भी अनुष्ठान है उसमें शामिल नहीं किया जाता था। चलिए आप आगे देखेंगे। और अब बात करते हैं वर्ण की, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ण की, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ण की, तो उस समय कितने 4 सामाजिक वर्ग थे। कौन कौन से वर्ग थे अगर हम बात करें तो इसमें आपका सबसे पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो यहाँ पर बात हो रही है 4 वर्ग की, जो सामाजिक वर्ग हैं उनकी। तो उसमें सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन कौन से सामाजिक वर्ग हैं। अब इनका काम क्या होता था, तो ब्राह्मण जो होते थे वो क्या किया करते थे, ब्राह्मणों को काम था वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना। क्या काम था, इनका काम था कि वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना और साथ ही साथ क्या था, यज्ञ करना। तो ब्राह्मणों का काम हो गया वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना। यहीं अगर हम दूसरी और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, यानी जो ब्राह्मण हुआ करते थे वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करने के लिए इन्हें क्या मिलते थे, उपहार मिलते थे। ठीक है। यहाँ अब बात करते हैं क्षत्रियों की। तो क्षत्रियों का काम था युद्ध करना। क्या काम था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। ये काम था क्षत्रियों का। क्षत्रिय क्या करते थे, युद्ध करते थे और लोगों की रक्षा करते थे। तीसरा वर्ग जो था वो वैश्य था। वैश्यों का काम क्या था, तो वैश्य जो थे वो खेती, पशुपालन और व्यापार किया करते थे। यानी खेती किया करते थे, पशुओं को पाला करते थे और व्यापार किया करते थे। चौथा और अंतिम वर्ग है शूद्र। शूद्रों का काम था जो अन्य 3 वर्ग हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना। यानी अन्य तीनों जो वर्ग हैं उनकी सेवा करना, ये काम था शूद्रों का। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं और बनते भी हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 4 सामाजिक वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम क्या होता है, वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना। क्षत्रियों का काम होता है युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और अगर हम बात करें वैश्यों की, तो वैश्यों का काम है खेती करना, पशुपालन करना और जो व्यापार करना, ये इनका काम है। और शूद्रों का काम जो है वो इन तीनों की सेवा करना, यानी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की सेवा करना, ये काम था शूद्रों का। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो जनपद जो होता था वो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। यानी जो महायज्ञ करवाते थे राजा, अब वो क्या हो गए, जो जन के राजा थे यानी लोगों के जो राजा थे वो अब किसके, जनपदों के राजा माने लगे। और जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जहाँ पर जन के बसने की जगह होती है, तो उन सभी के ये राजा माने जाने लगते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। तो पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने इन जनपदों की कई बस्तियों की क्या की है, खुदाई। यानी जहाँ पर जन रहा करते थे, लोग रहा करते थे, उनके बसने की जो जगह थी, पुरातत्वविदों ने ऐसी कई बस्तियों की क्या की है, खुदाई करी है। जैसे कहाँ कहाँ करी है इन्होंने, तो दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख माने जाते हैं। खुदाई से पता चला कि लोग कहाँ पर रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाया करते थे। तो जब जनपद आए, यानी जनपद की अगर हम बात करें तो महायज्ञों को जो राजा करवाते थे, अब वो क्या हो गए,
जनपद के राजा माने जाने लगे। मगर जनपद का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जन के बसने की जगह, यानी लोगों के बसने की जगह। तो पुरातत्वविद जो थे इन्होंने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई करी, जहाँ पर आपको सबसे पहले दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर में, एटा के अतरंजी खेड़ा में की। अगर हम बात करें जो जनपद के लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, तो वो झोपड़ियों में रहा करते थे, ये पता चला है। और क्या करते थे, मवेशी पाला करते थे और मवेशी और अन्य जानवरों को पाला करते थे। और अगर अनाज की बात करें तो अनाजों में ये कौन कौन सी फसल उगाते थे, तो चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें ये उगाया करते थे। चलिए नेक्स्ट है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। यानी जो जनपद के लोग थे वो और क्या क्या करते थे, तो उस टाइम के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वो लोग क्या किया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और इसमें जो होते थे कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो ये जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे वो कैसे, धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। और ये जो हमें पुराने स्थल मिले हैं, जो जिनकी खुदाई करी है पुरातत्वविदों ने, उनमें कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, चित्रित धूसर पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्रित धूसर पात्र, यानी चित्रित हैं ऐसे पात्र। ठीक है, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों की चित्रकारी की गई है। तो ये जो बर्तन मिले हैं इन पर क्या है, चित्रकारी की गई है और ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। यानी सरल रेखाओं में चित्रकारी की है और ज्यामितीय आकारों में की गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं महाजनपद और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो महाजनपद से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। यानी 2500 साल पहले, अभी हमने बात करी जनपदों की, तो कुछ जनपद ऐसे थे जो 2500 साल पहले बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें आगे चलकर क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। यानी पहले जो जनपद थे जो आगे जाके बहुत महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी। तो जो महाजनपद थे उनकी क्या होती थी, एक राजधानी होती थी। कई राजधानियां, यानी कई महाजनपद की जो राजधानियां रहती थी, उन राजधानियों को क्या किया जाता था, किलेबंद किया जाता था। यानी उनकी क्या की जाती थी, किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी का मतलब क्या होता है कि जो किले हैं उसके चारों ओर क्या किया जाता था, लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। तो जो किलेबंदी होती थी इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई किला है उसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बना दी जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, किलेबंदी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि लोगों ने इन अन्य राज्यों के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। तो ये किलेबंदी को देखकर ऐसा लगता है कि जो लोग हैं इन्होंने जो अन्य राजा रहे होंगे उनके आक्रमण से डरकर, यानी उनके आक्रमणों से बचने के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। कुछ राजा जो थे अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो कुछ तो कारण ये था कुछ का कि आक्रमण के डर से उन्होंने क्या किया था, किलों का निर्माण किया था। पर कुछ राजा जो थे उन्होंने क्या किया कि चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करी, ताकि उससे क्या होता था, उनकी जो अपनी समृद्धि और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इन दीवारों का निर्माण करवाया था। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण करना भी सरल हो जाता था। तो इससे क्या होता था, जो किले के अंदर लोग रह रहे उनका और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। तो उस एक क्षेत्र के अंदर ही लोग रहते थे, तो उससे उन पर नियंत्रण करना भी आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए, अगर इस तरह की विशाल दीवार बनानी है तो उसके लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी और लाखों की संख्या में क्या होता था, ईंटें और पत्थरों का इंतजाम भी करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए क्या किया, अथक परिश्रम किया होगा। और इस तरह की दीवार को बनाने के लिए हमें लाखों की संख्या में ईंट, पत्थर का इंतज़ाम करना पड़ता था और हजारों स्त्री पुरुष जो हैं और बच्चों की इसके लिए, यानी इन दीवारों को बनाने के लिए अथक परिश्रम इन्होंने किया है। इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये दीवार दिख रही है, ये कहा किसकी है, ये कौसाम्बी किले की दीवार है। किसकी, कौसाम्बी किला जो है उसकी एक दीवार है। ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार के अवशेष का है। और ये जो चित्र है वो किसका है, जो ये कहाँ पर है कौसाम्बी किला, तो इसकी एक दीवार है कौसाम्बी किले की, एक तरफ की दीवार का ये चित्र है जो कहाँ पर है, आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास। यहाँ ये जो दीवार है ये किसकी बनी हुई है, ईंट की दीवार है।
इसके एक भाग का निर्माण जो है संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, चलिए अब राजा सेना रखने लगे थे, यानी जब महाजनपद आया तो क्या हुआ, राजा थे जो थे वो क्या रखने लगे थे, सेनाएं रखने लगे थे। तो राजा यहाँ पर सेना रखने लगे। और आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उस टाइम पर जो राजा हुआ करते थे उनके पास सेना हुआ करती थी, ना ही बड़े बड़े राजमहल और उनके पास अपार धन हुआ करता था, तो ऐसा नहीं था। मगर जब महाजनपद आया इस टाइम पर क्या हुआ, राजा सेना रखने लग गए थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। और आपने देखा था उस टाइम पर, इससे पहले का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें राजा क्या होते थे कि राजा के पास ना ही कोई सेना हुआ करती थी और ना ही उनके पास इतना धन था कि वह जो सिपाही हैं उनको नियमित वेतन दे सकें। तो इसलिए उस टाइम पर ना सेना हुआ करती थी। अब ये जो टाइम है यानी महाजनपद का टाइम है, यहाँ जो राजा थे वो सेना भी रखने लगे थे और इन्होंने सिपाहियों को भी रखना शुरू कर दिया था। और सिपाही जो थे वो नियमित वेतन देकर पूरी साल रखे जाते थे। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था और कुछ जो भुगतान किया जाता था वो आहत सिक्कों से किया जाता था। अब इन सिक्कों के बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कर की। और अब यहाँ पर क्या हुआ है, महाजनपदों के जो राजा हैं वो क्या करने लगे हैं, कर भी लगाने लगे हैं। तो अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं थी, मगर महाजनपद आते आते काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी। अब बात करने वाले कर यानी टैक्सेस की। तो महाजनपद के जो राजा थे वो क्या करते थे, विशाल किले बनवाते थे। यानी महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अगर बड़ा किला बनवाएंगे और बड़ी सेना रखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, इन्हें प्रचुर संसाधनों यानी बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी और इसके लिए इन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। तो अब ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी क्या चाहिए, इन्हें कर्मचारी चाहिए होंगे, तो उनके लिए भी इन्हें संसाधनों की आवश्यकता चाहिए। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा यानी महाजनपदों के जो राजा हुआ करते थे लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर ना रहकर, यानी जो लोग हुआ करते थे इनसे मिलने के लिए जब मिलने आते थे किस तरह से इनको उपहार दिया करते थे, तो उस पर ये निर्भर ना रहकर अब नियमित रूप से क्या करने लगे हैं, ये कर वसूलने लगे हैं। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कई सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि महाजनपद में जो राजा थे वो क्या करने लगे थे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनने का चांस रहते हैं, बनते भी हैं कि इस महाजनपद के जो राजा थे वो सेना भी रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर साल भर रखा जाता था यहाँ पर, और यहाँ पर जो था वो कर व्यवस्था भी चालू हो गई थी। तो महाजनपद के जो राजा थे वो विशाल किले बनवाने लगे थे और बड़ी सेना रखने लगे थे। इस वजह से उन्हें क्या होता था, प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी और उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। और इस तरह से इन्होंने क्या किया कि अब इन सब चीज़ों के लिए इन्हें कर वसूलने लगे थे। अब यहाँ पर इन्होंने कर लगाए किन किन चीज़ों पर थी ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इन्होंने जो कर लगाए थे वो फसलों पर लगाए गए कर थे, यानी जो फसलें हुआ करती थी उन पर कर लगने लगा था। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, यानी जो कारीगर हुआ करते थे उन पर भी कुछ कर लगाए जाने लगे थे। पशुपालकों को जानवरों को या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, यानी पशुपालक जो होते थे उनको जानवरों को या फिर उनके किसी जो उत्पाद कर रहे हैं उसको कर के रूप में देना पड़ता था। व्यापारियों को जो सामान पर कर देना पड़ता था, यानी व्यापारी जो हुआ करते थे उनको सामान पर कर देना पड़ता था। और आखेटक और संग्राहकों को जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं होती थी वो देनी होती थी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि किस किस पर कर लगने लगा था महाजनपद के समय। चलिए अब बात करेंगे कृषि में परिवर्तन, यानी कृषि में परिवर्तन कैसे आता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस युग में यानी महाजनपद का जो युग चला उस टाइम पर कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। कौन कौन से, तो यहाँ पर देखेंगे कि दो बड़े परिवर्तन आते हैं जब पद युग में। चलिए हल के फॉल पर, यानी हल का जो फॉल होता है उस पर अब लोहे के बनने लगे थे। यानी जो हल का जो जिससे खोदाई होती है वो अब किसका बनने लगा है, लोहे का बनने लगा है। अब कठोर ज़मीन को, यानी जो कठोर ज़मीन हुआ करती थी उसको लकड़ी की फॉल की तुलना में लोहे के फॉल से आसानी से जोता जा सकता था। तो लोहे से आसानी से ये काम हो जाता था और लकड़ी की फॉल से इतनी जल्दी नहीं हो पाता था। इससे फसलों की जो उपज थी वो बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, कृषि में परिवर्तन आया जब फसलों की उपज बढ़ने लगी। दूसरी ओर लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया और इस टाइम पर यानी महाजनपद युग में ही लोगों ने क्या किया, जो धान था उसका जो पौधा होता है उसका रोपण करना चालू कर दिया। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय
इन्होंने क्या किया कि खेतों में जैसे बीज छिड़क कर धान उपजाए जाते हैं उस तरह से नहीं, इन्होंने धान की जो पौध होती है यानी पौधा होता है उसको तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया, उनको लगाना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, तो इससे क्या हुआ, जितने पौधे पहले नहीं जीवित रहते थे अब उससे ज़्यादा पौधे जीवित रहने लगे थे, तो इससे क्या हुआ, पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो ये दो परिवर्तन थे, यानी इन्होंने हल में क्या किया, लोहे के जो फॉल होता है वो लग गया, तो इससे क्या हुआ, जो फसल थी याई की जाती थी वो आसानी से हो जाती थी, यानी जो जोता जाता था खेतों को वो आसानी से हो जाता था। तो इस तरह से क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। अगर हम बात करें दूसरा परिवर्तन जो था वो धान के पौधे का इन्होंने रोपण करना शुरू कर दिया था, तो जिससे पौधे ज़्यादा जीवित रहने लगे और पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो अब बात करने वाले हैं मगध महाजनपद की, और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो अब हम बात करने वाले हैं मगध महाजनपद की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब इसको देख लेंगे। मगध महाजनपद की अगर बात करें तो ये है कहाँ पर, तो ये यहाँ पर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो मगध महाजनपद है ये रहा मगध महाजनपद, और गंगा और जो सोन नदी है वह यहाँ से ही होकर बहती है, यानी मगध से ही होकर बहती है। तो आप देख सकते हैं ये है गंगा नदी और जो सोन नदी है ये रही, तो ये मगध से होकर ही बहती हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे अब इसके बारे में। और ये एक शक्तिशाली साम्राज्य रहा है। लगभग 200 सालों के भीतर, यानी यहाँ बात हो रही है मगध की, 200 सालों के भीतर मगध जो था वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। यानी मगध जो था वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। कितने सालों में, 200 सालों के भीतर। अब बात करें, गंगा और सोन जैसी नदियां जो थी वो मगध से होकर बहती थी। तो गंगा और जो सोन नदी है वो कहाँ से, मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। तो ये जो गंगा और सोन नदियाँ थीं ये किसके लिए, यातायात के लिए, जल के वितरण के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मगध का एक हिस्सा जो था वो किससे, जंगलों से भरा हुआ था। तो यहाँ पर बात करें अगर मगध की, तो मगध का एक हिस्सा जो था वो किससे, जंगलों से भरा पड़ा था। इन जंगलों में रहने वाले जो हाथी थे, यानी इन जंगलों में क्या रहते थे, हाथी रहते थे, और उनको पकड़कर उन्हें क्या किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था, और प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। तो मगध का जो एक हिस्सा था बहुत जो विशाल था, उसमें वो हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में क्या रहते थे, हाथी रहते थे, और उनको पकड़कर क्या कराया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। तो जंगल होते थे वहाँ के, उनसे हमें क्या मिलता था, जंगलों से घर बनाने के लिए लकड़ी, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं, और जो मगध महाजनपद का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में क्या था, लौह अयस्क की खदानें भी थीं। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये काफ़ी शक्तिशाली राज्य था। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी था, और ये जो अयस्क की खदानें थीं ये मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। चलिए अब बात करते हैं, मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक भी हुए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन कौन से हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो ये आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए, यानी जो ये बिंबिसार और अजातशत्रु थे, इन्होंने अन्य जनपदों को जीतने के लिए क्या किया, हर संभव साधन अपनाया। इन्होंने और भी कई सारे जनपदों को जीतने के लिए मगध के अलावा इन्होंने हर संभव साधन अपनाए ताकि ये उन जनपदों को जीत सकें। महापद्मनंद जो थे वो एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इनके अलावा अगर हम बात करें तो महापद्मनंद भी थे जो एक और महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। तो इनके जो नियंत्रण का क्षेत्र था, यानी महापद्मनंद के जो नियंत्रण का क्षेत्र था, इन्होंने इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। किस भाग तक, उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उस भाग तक इन्होंने अपना जो क्षेत्र था उसको फैला लिया था। बिहार में राजगिर, जो आज आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक क्या रहा, मगध की राजधानी रहा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मगध की राजधानी राजगिर रही है। और अगर हम बात करें बाद में, अगर जो राजगिर कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। बाद में मगध की राजधानी क्या रही है, पाटलिपुत्र रही है, या जो आज का क्या है, पटना है। तो मगध की राजधानी राजगिर भी रही है और पाटलिपुत्र भी रही है।
चलिए आगे अगर बात करें तो 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। तो जो 2300 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पर, मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सिकंदर कहाँ का राजा था, तो मैसेडोनिया का राजा था। राजा सिकंदर जो था वो विश्व विजय करना चाहता था। तो 2300 साल से भी पहले की बात है, जो मैसेडोनिया का राजा था यानी सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। तो पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। पूरी तरह जो जहाँ पर इसने विजय प्राप्त करी वहाँ पर पूरी तरह सफल नहीं हुआ, मगर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के जो कुछ क्षेत्र थे यानी कुछ राज्य थे उनको जीतता हुआ, यानी सारे राज्य नहीं मगर कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुँच चुका था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। तो जो सिकंदर था इसने जब मगध की ओर कूच करने का सोचा तो उसके जो सिपाही थे उन्होंने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे, उनको इस बात का डर लग रहा था कि भारत के शासकों के पास यानी भारत के जो शासक हैं उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो सिकंदर के वो इस बात से डर गए कि भारत के जो शासक थे उनके पास पैदल बहुत सेना थी, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, जिससे वह डर गए। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बज्जी संघ की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि यहाँ अगर हम बात करें तो ये है बज्जी, ठीक है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। तो आपने देखा कि मगध क्या था, एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था, और किन कारणों से वो भी आपने देखे। उसके नज़दीक ही एक और था बज्जी राज्य। कौन सा था? बज्जी राज्य, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, जो कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्या था? एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। तो बज्जी में क्या था? एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था चल रही थी और इस शासन व्यवस्था को गढ़ या संघ कहते थे। तो आपको याद रखना है कि बज्जी की शासन व्यवस्था क्या थी? गढ़ या संघ थी, ठीक है। गढ़ या संघ में क्या होता है? कई शासक होते हैं। यहाँ पर कई शासक हुआ करते थे गढ़ या संघ में। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो होता था वो राजा कहलाता था। तो ये गढ़ या संघ में जो शासक हुआ करते थे, यानी ये कई शासक मिलकर एक गढ़ या संघ बनाते थे। तो इनमें जो व्यक्ति होते थे, यानी हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता था? राजा कहलाता था, ठीक है, राजा कहलाता था। और ये सभी राजा जो थे क्या किया करते थे? विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। यानी ये जो गढ़ या संघ के शासक थे ये सारे किसी भी अनुष्ठान को एक साथ संपन्न कराया करते थे और सभाओं में बैठकर ये जो बातचीत हुआ करती थी ये सभाओं में हुआ करती थी, बहस हुआ करती थी और वाद विवाद के जो जरिए थे वो तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। तो इनकी जो ये सब मिलकर वहाँ पर डिसीजन लिया करते थे कि कहाँ, ये लोग सभाओं में बैठकर ये बातचीत किया करते थे, बहस किया करते थे और वाद विवाद किया करते थे, और जिसके ज़रिए ये तय करते थे कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए ये मिलकर चर्चाएं करते थे। तो बज्जी संघ जो था ये क्या करते थे? शत्रुओं का जो आक्रमण होता था उससे निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्त्रियां जो होती थी वह इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी, दास जो होते थे वह नहीं लेते और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लिया करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। बज्जी संघ का एक वर्णन कहाँ पर दिया गया? दीर्घ निकाय से लिया गया और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको देख लेंगे। तो बज्जी संघ का यह वर्णन जो है वो कहाँ से लिया गया है? दीर्घ निकाय से लिया गया। और दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ये याद रखना है आपको कि दीर्घ निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। जिसमें क्या हुआ है कि बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। ये करीब कब लिखा गया है? 2300 साल पहले लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी है। दीर्घ निकाय कैसा? एक बौद्ध ग्रंथ है और जिसमें बुद्ध की कई व्याख्याएं दी गई हैं। और ये करीब जो लिखा गया है यानी दीर्घ निकाय, ये 2300 साल पहले लिखा गया है। अब यहाँ बात करेंगे अजातशत्रु और बज्जी संघ। आपने देखा ये मगध के दो महाशक्तिशाली जो शासक थे उनमें माने जाते हैं, जिसमें आपका अजातशत्रु और बिंबिसार थे। तो ये बात हो रही है अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु जो थे, जो मगध के शक्तिशाली शासक थे, ये चाहते थे बज्जी संघ को भी जीतना।
तो आप देख सकते हैं कि बज्जी संघ भी एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य है। तो अजातशत्रु जो था वो क्या चाहता था कि बज्जी संघ को भी जीता जाए, तो बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था ये। तो इस अजातशत्रु इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मंत्री जो थे वस्कार को इन्होंने बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो अजातशत्रु जो थे इन्होंने अपने मंत्री, जो इनका मंत्री था वस्कार, उसको किसके पास भेजते हैं, बुद्ध के पास भेजते हैं। और किस लिए भेजते हैं, सलाह लेने के लिए कि बज्जी संघ को किस तरह से जीता जा सकता है। तो बुद्ध ने पूछा, यानी जो बुद्ध थे उन्होंने किससे, मंत्री जो वस्कार गए थे उनसे सलाह लेने के लिए उनसे पूछा कि जो बज्जी हैं वो सभाएं नियमित रूप से होती हैं। तो बज्जी की जो सभाएं हैं वो क्या नियमित रूप से होती है, बुद्ध पूछते हैं वस्कार से, जो मंत्री हैं उनसे। तो क्या और उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, तो बज्जी सभाएं जो होती हैं वो क्या नियमित रूप से होती हैं और उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो आपने देखा कि बज्जी की जो सभाएं थी उनमें सभी लोग शामिल होते थे, यानी सभी शासक जो होते थे वो शामिल होके करते थे, जिन्हें हम गढ़ या संघ कहते थे। तो इसमें क्या होता था, सभी लोग उपस्थित होते थे। तो ये बात सही थी। जब मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया था, ठीक है, जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो बुद्ध ने कहा कि बुद्ध को जब पता चलता है कि हाँ ये लोग नियमित रूप से सभाएं करते थे और यहाँ पर सभी जो सदस्य होते थे वो उपस्थित हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे कि जब तक उनके पास ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे, यानी जो बज्जी संघ है तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो अब देखते हैं वो चीज़ें हैं कौन कौन सी। तो वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। तो उनका कहना था कि वे जो सभाएं करते हैं वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे जब तक ये लोग, यानी बज्जी संघ जो था ये नियमित सभाएं करते रहेंगे तब तक, और आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, यानी एक साथ मिलकर जब तक काम करते रहेंगे, और जो इनके पारंपरिक नियम है उनका पालन करते रहेंगे, और बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। और जो बज्जी लोग थे इन्होंने क्या किया था, महिलाओं के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। और क्या करेंगे, शहरों और गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, यानी विभिन्न मतों के संत जो होते हैं उनका सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक जो है ये बज्जी संघ तरक्की करता रहेगा। तो महात्मा बुद्ध ने ये कुछ चीज़ें बताई थी कि ये सब चीज़ें जब तक होती रहेंगी तब तक बज्जी संघ को नष्ट करना, यानी बज्जी जो था उसको नष्ट करना मतलब तब तक संभव नहीं है। तो ये सब बातें जो मंत्री थे वो समझ गए, उन्होंने अजातशत्रु को बताया और वो समझ गए कि किस तरह से इसको नष्ट करना है, यानी बज्जी संघ को ख़त्म करना है, यानी जो बज्जी है उसको कैसे जीतना है और इसे किस तरह से समाप्त करना है। ये सब चीज़ें वो अजातशत्रु समझ गए थे इन बातों से। चलिए आगे बात करेंगे। कई शक्तिशाली राजा जो थे वो इन संघों को जीतना चाहते थे, यानी जो ये संघ थे इन संघों को जीतना चाहते थे। कई शक्तिशाली राजा रहे, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग, यानी जो बज्जी संघ था उनका जो राज है वो अब से लगभग अगर बात करें तो 1500 साल पहले तक चलता रहा। इन सभी चीज़ों के बावजूद क्या हुआ, इनका शासन जो था वो 1500 साल पहले तक चलता रहा है। उसके बाद क्या हुआ था, गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर ली। तो जो आए गुप्त शासक इन्होंने गढ़ पर और संघ पर विजय प्राप्त कर ली थी और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने राज्य में उसे शामिल कर लिया था गुप्त शासकों ने। आई होप आपको आज का अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।